हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स ऑनलाइन की क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। आज हम कर रहे हैं एसटी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। सैमुअल टेलर कॉलरिज, इनका अगर हम जन्म देखें तो 1772 में बॉर्न हुए, अक्टूबर 21 में, और ऑट्री एट सेंट मैरी डिवॉनशायर। एसटी कॉलरिज 1772 में पैदा हुए, ऑट्री में, सेंट मैरी में, डिवॉनशायर में। इनका जन्म अक्टूबर 21 में हुआ। ईयर 1772। 1781 फादर डाइज, फादर की डेथ हो जाती है, फादर डाइज। और 1781 में जब डेथ हो जाती है तो 81 से लेके 82 से लेके 91 तक इन्होंने स्कूलिंग की एट क्राइस्ट हॉस्पिटल। जो ये स्कूल था, है ना, ये ऑर्फन बच्चों को क्या करता था, सपोर्ट करता था। इस टाइम पर इन्होंने अपनी स्कूलिंग कवर की। देन 1789 में जब वो स्कूल में ही थे, रीड्स बाउलेस सॉनेट्स, किसी दूसरे राइटर्स के वर्क्स को रीड किया ऑडियंस के सामने इन द ईयर 1789। और 1790 और 91 में ब्रदर और सिस्टर दोनों की डेथ हो गई। ब्रदर का नाम था ल्यूक और सिस्टर का नाम था एने डाई। दोनों की क्या हो गई, डेथ हो गई। फादर की भी डेथ हो गई, ब्रदर की भी और सिस्टर की भी डेथ हो गई। फिर 1791 से लेके 94 एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये वाला टाइम भी है। फिर इसके बाद कहां पर गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। फिर वो यहां पर कौन से राइटर से मिले। हाँ जी बताइए, सोचिए। 1791 के और 94 के टाइम पीरियड में यहां पर वो कौन से राइटर से मिले। इन बिटवीन 1793 में इन लव विद मैरी एवॉन। हाँ जी, ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, मतलब इस टाइम पीरियड में कॉलेज किस राइटर को मिले। आप सबका आंसर होगा मैडम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ इस टाइम पीरियड के बाद आते हैं। इस टाइम पीरियड में वो मिले रॉबर्ट साउदे से। साउदे, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। किससे मिले, रॉबर्ट साउदे। वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही थे। फिर ये डेट्स थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 1793 इनके फादर की डेथ कौन से ईयर में होती है, 81 में। और इनका जन्म कब होता है, 1772 में। 84 में, 1793
4 में फिर इनके साथ क्या होता है, ये रिटर्न टू कैम्ब्रिज, वापिस आ जाते हैं और यहीं पर वो सऊदे से मिलते हैं, है ना, मीट सऊदे। ये टाइम पीरियड ध्यान में रखेंगे, सऊदे से मिलते हैं और सैमुअल टेलर कॉलरिज दोनों मिलकर यहां पर एक सोसाइटी या टर्म वो मतलब शुरू करते हैं सोसाइटी की, पेंटिसोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये नाम यहां पर मेंशन कर दिया। 1794 में ये सोसाइटी डेवलप करते हैं, उस सोसाइटी का क्या नाम है, पेंटिसोक्रेसी। ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सोसाइटी डेवलप की, यहां पर मतलब जो भी लोग होंगे, है ना, सबका इंटरेस्ट क्या होगा, कॉमन होगा, सब मतलब यहां पर कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। तो यहां पर दोनों किसके साथ वो करते हैं, सऊदी के साथ मिलकर पेंटिसोक्रेसी। मतलब जो भी इस संस्था का मेंबर होगा उसके साथ कोई पक्षपात भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो सब क्या होंगे, इसमें इक्वल होंगे। तो ये इसमें ये स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होता है 1795, वो किससे मिलते हैं, इसके बाद वो मिलते हैं मीट्स वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ से पहले वो सऊदे से मिलते हैं, बाद में वो वर्ड्सवर्थ से मिलते हैं और मैरी भी कर लेते हैं। वो मैरी किससे, सारा फिकर से। उनकी लवर का नाम याद रखेंगे, मैरी इवॉन, और शादी किससे करते हैं, वो सारा फिकर से। 93 में उनका लव होता है विद मैरी इवॉन और 95 में वो किससे शादी कर लेते हैं, सारा फिकर से। ये थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे। और पेंटिसोक्रेसी टर्म को भी थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। ये ध्यान रखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर नहीं बनाई, किसके साथ मिलकर बनाई है, सऊदे के साथ मिलकर बनाई है। इसके बाद 1796 में उनका वर्क आया, 1796 में पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, उनका वर्क आया पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। इसके बाद सन, इसी ईयर में उनका सन भी पैदा हुआ, हार्टले बॉर्न। उनका इसी ईयर में उनका वर्क आया और उनका बेटा भी पैदा हुआ, हार्टले बॉर्न, उनके बेटे का जन्म हुआ। देन सैमुअल टेलर, फिर कॉलरिज, इसके बाद मूव्स किए टू नेदर स्टोय, नेदर स्टोय। जहां पर इनको फर्स्ट टाइम ओपियम दिया गया। देखिए ये तभी इनको फर्स्ट टाइम दिया गया था, अभी इस पर मतलब आगे इनकी रिसर्च चली रही थी, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी सामने आए। तो उनको फर्स्ट टाइम ओपियम कब दिया गया, 1796 में नेदर स्टोय में, जहां पर उनकी तबीयत खराब हो गई थी। देन 1797 में begins the rime of ancient mariner। इस साल में देखो मैंने बिगन किया है, 1797 में उन्होंने शुरू किया और इसको पब्लिश नहीं किया था।
शुरू किया था द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनन को, जो कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है, लेकिन इस ईयर में उन्होंने इसको पब्लिश नहीं किया था। फिर इनको इसी ईयर में विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ डॉरथी जो उनकी सिस्टर थी उनकी कंपनी भी मिल गई 1797 में। फिर 1798 में अगेन लिरिकल बैलेट्स, किसके साथ मिलकर लिखे? विद विलियम वर्ड्सवर्थ, उनके साथ मिलकर इन्होंने लिरिकल बैलेट्स लिखे। किसके साथ? विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर। और इसीलिए उन्हें एन्युटी के रूप में कितने पाउंड मिलने लग गए? 150। उनको 150 पाउंड्स मिलने लग गए 1798 में। फिर उन्होंने इसी में क्या लिखा? कुबला खान को लिखा, जो कि उनका मास्टरपीस माना जाता है। कुबला खान राइट्स, कुबला खान, जो कि उन्होंने एक ड्रीम देखा था सोते हुए, उसी पर बेस उन्होंने ये वर्क लिख दिया, कुबला खान। और सेवनटीन 1799 में ही मीट्स मैरी सारा हटचिंसन, लेक डिस्ट्रिक्ट। ये सारा हटचिंसन जो विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ थी, उनकी सिस्टर होती है। देखिए उनकी बायोग्राफी में हमने डिस्कस किया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मतलब उनके कुछ इश्यूज थे। तो मेन रीजन क्या था? सारा हटचिंसन, जब ये इसको पसंद करते थे और विलियम वर्ड्सवर्थ की इनकी नजदीकियों के कारण दोनों में क्या बन गए? डिफरेंसेस आ गए। तो मेन रीजन जो हमने बायोग्राफी में हमने देखा है दोनों में, विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का, ये सारा हटचिंसन हम बोल सकते हैं। फिर उन्होंने 1791 से लेके 1802 ऑलमोस्ट 3 इयर्स उन्होंने राइट फॉर मॉर्निंग पोस्ट, न्यूज़पेपर के लिए लिखा मॉर्निंग पोस्ट। 3 साल उन्होंने ये भी लिखा 1791 से लेके 1802 के बीच में। ये याद रखेंगे, वाइफ का नाम सारा था जिससे शादी हुई थी, और जिसको ये पसंद करते थे उसका नाम भी सारा था। ठीक है, ये थोड़ा सा आप पॉइंट ध्यान में रखेंगे। 1801 में अगेन उनके साथ ओपियम हो चुका था, उनकी हेल्थ क्या हुई? ब्रेकडाउन। और अगेन फिर उनको अगेन क्या किया गया? ओपियम उनके साथ किया गया। और डॉटर बॉर्न, और उनकी बेटी पैदा हुई। बेटी का नाम भी क्या था? सारा। ठीक है, फिर 1802 में उनका वर्क आया डिजेक्शन एंड ओड। ये इंपॉर्टेंट है, डिजेक्शन एंड ओड। फिर उनका ये वर्क आया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। क्लियर? फिर 1803 में टूर किया इन्होंने स्कॉटलैंड विद विलियम वर्ड्सवर्थ और डॉरथी। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले वो किससे मिले थे? सऊदी से मिले थे। और टूर जो स्कॉटलैंड का किया उन्होंने 1803 में किसके साथ किया? उन्होंने
विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डॉरथी के साथ। अगेन 1805 इनको अपॉइंटेड किया जाता है एक्टिंग पब्लिक सेक्रेटरी इन माल्टा। माल्टा में उनको सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया जाता है। अगेन फिर 1806 में रिटर्न इंग्लैंड वापिस आ जाते हैं। और यहां पर जब वो वापिस आते हैं, जो विलियम वर्ड्सवर्थ होते हैं शॉक हो जाते हैं उनकी ऐसी पोजीशन को देखते हुए। 1806 तक वो काफी वीक हो जाते हैं ओपीएम के कारण, तो वो शॉक हो जाते हैं 1806 में जब वो वापिस आ जाते हैं इंग्लैंड में विलियम वर्ड्सवर्थ। फिर 1808 सेपरेशन हो जाता है उनका फ्रॉम वाइफ से उनका सेपरेशन हो जाता है। फिर 1809 में उनका एक वर्क आता है द फ्रेंड। ये एक प्रोज वर्क था, सीरीज ऑफ एसेस। ये एक प्रोज वर्क था, ये ध्यान में रखेंगे 1809 में। फिर 1811 में उनकी क्लोज हो जाती है एन्यूटी, एक बार एन्यूटी क्लोज्ड। क्लियर? क्या होता है 3 में वो टूर करते हैं स्कॉटलैंड का, 5 में उनको पब्लिक सेक्रेटरी बना दिया जाता है माल्टा में। रिटर्न इंग्लैंड, जहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ उनकी कंडीशन को लेकर काफी देखकर काफी शॉक्ड होते हैं। सेपरेशन ध्यान में रखेंगे 1808 में होता है। फिर उनका वर्क आता है द फ्रेंड सीरीज जो होती है एसेस की। फिर 11 में उनकी क्या हो जाती है एन्यूटी क्लोज हो जाती है। कितनी मिलती है उनको 150 पाउंड्स। इसके बाद 12 में 1811-12 में वो लेक्चर देते हैं किस पर? शेक्सपियर पर। लेक्चर ऑन शेक्सपियर। फिर 1814 में उनकी हेल्थ काफी वीक हो जाती है, उनको ओपियम एडिक्शन ट्रीटमेंट दिया जाता है। और यहां पर उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस का भी सामना करना पड़ता है। ये थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस भी उनको मतलब बियर करने पड़ते हैं 1814 में। फिर 1816 में उनके वर्क पब्लिश होते हैं। क्रिस्टाबेल, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, एंड कुबला खान। सेवनटीन में ले सरमन्स बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी होती है, बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी होती है। 1825 में यहां पर फिर उनको अगेन एन्यूटी मिलनी स्टार्ट हो जाती है, एन्यूटी स्टार्टेड, यहां पर एन्यूटी स्टार्ट हो जाती है। फिर 26 और उनका वर्क आता है 34 हाई गेट थर्सडे
हाईगेट थर्सडे, फिर 28 में वो टूर करते हैं विद वर्ड्सवर्थ, वो टूर करते हैं वर्ड्सवर्थ के साथ 1828 में। एटीन 34 में जुलाई 25 ही डाइड। जो उनके ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं सबके टाइम पीरियड को हम ध्यान में रखेंगे। 16 में पब्लिश हुआ था क्रिस्टाबेल एंड कुबला खान, 17 में बायोग्राफिया लिटरेरिया जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी होती है, और ये उनके थोड़े से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो हम अपने माइंड में रखेंगे। क्लियर? अब जब हम उनके वर्क की बात कर रहे हैं तो उनकी एक टर्म याद रखेंगे, कन्वर्सेशन स्टाइल। जो कि क्या होता है, एक वन साइड डायलॉग होता है, वन साइड डायलॉग। जैसे मतलब जैसे मैं आपको बोल रही हूं, है ना, मैं आपके साथ, जो सामने वाला पर्सन उसको सुन तो जरूर रहा होगा लेकिन बीच में वो मेरे से कम्युनिकेशन नहीं करेगा, है ना। जैसे आप मुझे सुन रहे हो ऑन द अदर एंड, है ना, हमारी कोई आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो उनको हम कन्वर्सेशन स्टाइल बोलते हैं। उस बात को सुन रहा होता है। इनके ये वर्क देख लेते हैं। फॉरेस्ट एट मिडनाइट, इसमें वो मतलब कौन सा पर्सन से बात कर रहे होते हैं, वन साइडेड डायलॉग। सामने नाम याद रखेंगे, उनका इन्फेंट सन होता है इसमें, हार्टले। इसमें वो मतलब बात करते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। फॉरेस्ट एट मिडनाइट में सामने कौन सुन रहा होता है, हार्टले, जो कि उनका इन्फेंट सन होता है। ये इसमें सिटी के अंदर की अपब्रिंगिंग की बात करते हैं कि वो रूलर से कैसे डिफरेंट होती है, और हमें नेचर के साथ मतलब बच्चों का हमें रिलेशन को बिल्ड करना चाहिए, तो इसमें वो इसकी बात करते हैं। क्लियर? फॉरेस्ट एट मिडनाइट, सामने कौन होता है, उनका इन्फेंट सन हार्टले, जिसमें कि वो उन बच्चों की बात करते हैं जिनकी अपब्रिंगिंग कहां पर होती है, अर्बन एरिया में होती है, लेकिन उनको नेचर के साथ, रूरल एरिया के साथ उन बच्चों को उनका रिलेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वर्क है उनका द नाइटिंगेल। इसमें वो किसकी बात करते हैं, सामने कौन होता है, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये नाम इंपॉर्टेंट है सामने वाले, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। वो विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डॉरथी, ये वन साइडेड डायलॉग होते हैं। उनमें पहला वर्क था उनका फॉरेस्ट एट मिडनाइट, सेकंड वर्क द नाइटिंगेल, और थर्ड वर्क डिजेक्शन एंड ओड। सामने कौन होता है, सारा हटचिंसन। इसमें वो, इस वाले वर्क में वो सारा का नाम नहीं लेते, लेडी बोलते हैं, लेकिन ऑडियंस को समझ आ जाता है वो लेडी किसको बोल रहे हैं, सारा हटचिंसन को बोल रहे हैं। आगे
आगे उनका वर्क है क्रिस्टाबेल। इसमें नेम कैरेक्टर याद करेंगे जो कि एक लॉन्ग लिरिक पोइम है। लॉन्ग लिरिक पोइम है और इनमें मेन जो कैरेक्टर होता है उसका नाम होता है गैरल्डाइन, मेन कैरेक्टर होता है। और नेक्स्ट वर्क उनका कुबला खान, बेस्ट वर्क है। इसमें वो जब उनका ओपीएम होता है तो वो एक ड्रीम लेते हैं एंशियन एम्परर का, और कौन सी प्लेस, ज़ेनाडू, वो एक यहां पर अपना महल मतलब बनाने की वो इसमें बात करते हैं। प्लेस का नाम होता है ज़ेनाडू, ये नाम ध्यान में रखेंगे ज़ेनाडू। फिर वो उनकी एक सोनेट भी इंपॉर्टेंट है, सोनेट टू द रिवर वाटर। इसमें उनकी जो लाइफ है सैड है और लोनली। ये उनके कन्वर्सेशन स्टाइल को और उनके कुछ वर्क्स हैं, इनको हम ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सामने वाला जो वर्क है मैंने आपको बोला है कि कौन सुन रहा है उस वर्क को, वो नाम इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा क्रिस्टाबेल और कुबला खान के को हम देखते हैं इनके बीच में क्या है। पहले देखते हैं क्रिस्टाबेल, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्रिस्टाबेल में क्या थीम क्या है इसका। जो क्रिस्टाबेल का पोइम है ये 2 पार्ट्स में है, पहले तो ध्यान में रखेंगे 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट जो था वो लिखा गया 1797 में और सेकंड 1800 में। फिर इनको बाद में दोनों को अलग अलग करके पब्लिश किया गया। फर्स्ट पार्ट 1797 में लिखा गया और सेकंड पार्ट 1800 में लिखा गया। इसकी क्या स्टोरी है? यो क्रिस्टाबेल है, गोज इन वुड्स, जाती है वो वुड्स में, टू प्रे टू दी लार्ज ओक ट्री। ये ओक ट्री को ध्यान में रखेंगे, ये पूछ सकते हैं कौन से ट्री को प्रे करने के लिए वो जाती है, ओक ट्री। शी hears, यहां पर शी hears a strange noise। वहां पर शी फाइंड्स, किसको देखती है वो, गैरल्डाइन को। वो बोलती है कि वो अबडक्ट हो गई अपने घर से और क्रिस्टाबेल उसको ब्याह करके अपने साथ ले आती है।
ठीक है, गैरल्डाइन को अपने साथ ले आती है और वहां पर मतलब जब वो उसको अपने साथ घर पर लेकर आ रही होती है ना, डॉग बार कुत्ता भौंक रहा होता है ना, डेड फायर जल रही होती है ना, मतलब तरह तरह की उसको मतलब इंडिकेशन मिल रहे हैं कि समथिंग इज नॉट वेल, जब वो गैरल्डाइन को घर लेकर आ रही होती है। दे स्पेंड नाइट टुगेदर, वहां पर दोनों रात गुजारते हैं। बट वाइल गैरल्डाइन अनरेस्ट, वो जब अनरेस्ट हो जाती है तो उसका वो एक टेरिबल मार्क देखती है और गैरल्डाइन उसके साथ पास में सो जाती है क्रिस्टाबेल की साइड में। फिर क्या होता है, जो क्रिस्टाबेल के फादर होते हैं, फादर का नाम क्या होता है, लियोलाइन, वो इसके साथ काफी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं इससे, गैरल्डाइन को, और ऑर्डर कर देते हैं उसको बचाने के लिए भी, इसको हम रेस्क्यू करेंगे गैरल्डाइन को। वो उसको रेस्क्यू कराने के लिए मतलब काफी उससे प्रभावित हो जाते हैं और उसको रेस्क्यू कराने के लिए वो मतलब राजी हो जाते हैं। और इसी के साथ द अनफिनिश्ड पोइम एंड्स हियर, इसी के साथ हमारी पोइम यहाँ पर एंड होती है। ये है क्रिस्टाबेल की मेन थोड़ी सी थीम, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि इसमें क्या क्या होता है। ओक ट्री का नाम हम ध्यान में रखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टाबेल के बाद हम वर्क देखते हैं कुबला खान। ये मैंने आपको बता ही दिया, एक ड्रीम में होता है, मतलब ड्रीम देखते हैं, उसके बाद वो ये वर्क लिख देते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में वो डिस्क्राइब खान्स प्लेजर्स, मतलब एक वो अपने लिए डोम बनाना चाहते हैं, प्लेजर डोम बिल्ट अलोंगसाइड अ सेक्रेड रिवर, मतलब एक पवित्र नदी के पास एक मतलब वो अपना डोम और अपना महल बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट इसमें सेकंड स्टैंजा में नरेटर जो है वो क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स करता है टू द पावर and effects of an Abyssinians maids song। इसमें वो इसकी इंस्पिरेशन की बात करते हैं, मतलब एक तरह का ये काफी मतलब वहां उस जगह का मतलब पवित्र सॉन्ग माना जाता है, उस सॉन्ग की वो क्या बात करते हैं, पावर की बात करते हैं। क्लियर, ये उसमें टू स्टैंजा में वो मतलब जो उनका ये सॉन्ग है ना, वो उस सॉन्ग के पावर की बात करते हैं, वो कितना पावरफुल सॉन्ग है। ये इसका थीम है कुबला खान का। एक बात और ध्यान में रखेंगे, उन्होंने कुबला खान को टेलर ने लिखा था ही लेफ्ट अनफिनिश्ड
एंड केप्ट फॉर, मतलब ओनली केप्ट फॉर प्राइवेट रीडिंग। उन्होंने प्राइवेट रीडिंग के लिए इसको रखा था, लेकिन बाद में उसको जिरोज गॉर्डन बायरन ने, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, उन्होंने उसको प्रमोट करके पब्लिक के लिए अवेलेबल करवाया, प्रमोट कर अवेलेबल करवाया पब्लिक के लिए, जिरोज गॉर्डन बायरन, ये नाम इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये थोड़ा सा कुबला खान का थीम है। बीच में वो एक डोम बनाना चाहते हैं जो कि एक पवित्र नदी के पास हो, और वहां पर सब कुछ बहुत अच्छा है, और वो एक एबिसियन सॉन्ग की तरफ से काफी प्रभावित है। क्लियर? इसमें इसकी बात की गई है। तो ये हमारा कॉलरिज का हमारा कवर अप होता है यहाँ से। ये आप इसकी वीडियो को देख लेंगे। नेक्स्ट में हम अनदर पोइट को डिस्कस करेंगे, रोमांटिक पीरियड। थैंक यू वेरी मच।